तो विकास की पाठशाला की फाइनल टच सीरीज में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम उस कड़ी में विधायिका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे संबंधित सवाल देखेंगे और उसके पीछे की अवधारणा को देखेंगे। चलिए, तो इसमें पहला सवाल है, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? दिसंबर 2023 तक, इसको आप आज तक भी कर सकते हैं, दिसंबर 2025 तक। डीलिमिटेशन कमीशन। तो आज तक आपको अगर मालूम है तो आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज तक 4 बार इसका गठन किया जा चुका है। अब ये आंसर तो हो गया, लेकिन परिसीमन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 82 में है। इसमें कहा गया है कि संघ सरकार प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम पारित करेगी, ठीक है, जिसके अंतर्गत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक जनगणना के बाद। तो जनगणना जब होती है तो जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जनसंख्या में हुए परिवर्तन को प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व देने के लिए सीटों की संख्या और लोकसभा और विधानसभा की क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए एक आयोग बनाया जाता है, जिसको परिसीमन आयोग कहते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 82। अब ये आयोग बना दिया जाता है। अब इस आयोग के आदेश को, जो ये रिपोर्ट देते हैं, जो ये आदेश देते हैं, उसको न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं। तो ये इतनी पावरफुल संस्था है, तो ऐसा इस संस्था में क्या है कि इसको न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, इसके आदेश को? इसको आपको बताना है ना? अगर आप जानते हैं कि इसके आदेश को न्यायालय के समक्ष चुनौती क्यों नहीं दी जा सकती, तो इसका आंसर छुपा है इसकी संरचना में। ठीक है, जब भाई विधायिका के द्वारा बनाए गए विधि को भी संविधान सम्मत या न्याय संगत है कि नहीं, ये बोल के न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन इसके आदेश को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों? तो इसकी संरचना ही ऐसी है। इसकी संरचना को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उसको याद भी रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज तक इसको परिसीमन आयोग का 4 बार गठन किया गया है। तो सबसे पहले 1952 में किया गया था, उसके बाद 1963 में, 1973 में, और उसके बाद 2002 में। ये 91 की जनगणना के बाद, 51 जनगणना के बाद, ये 61 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद, ये 71 की जनगणना हुई थी उसके बाद, ये 2001 की जनगणना के बाद सीटों की संख्या और उसकी सीमाओं के निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। अभी एक बात और याद रखेंगे कि सीटों की संख्या का निर्धारण आज की डेट में 1971 की जनगणना के आधार पर है। 71 की जनगणना के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। अदरवाइज अगर इसको अभी की जनसंख्या के अनुसार अगर सीटों की गणना करें और यही आधार रखें कि 10 लाख पर एक सीट, तो सोचो उत्तर भारत में सीटों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। क्योंकि जनसंख्या में ठीक से नियंत्रण उत्तर भारत कर नहीं पाया और दक्षिण भारत जनसंख्या में ठीक से नियंत्रण किया, इसलिए उसकी सीटों की संख्या कितनी घट जाएगी। इसलिए ये वाद विवाद का विषय भी बनता है कि सीटों का निर्धारण अब किस आधार पर किया जाएगा। खैर, तो परिसीमन आयोग का आंसर ये है। बाकी थोड़ी बहुत समझ के लिए आप ये बात
याद रखेंगे। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 आप जानते हैं, यह संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद है। तो संसद किस प्रकार से संविधान में संशोधन करती है? क्या वो बढ़ा सकती है, संविधान में कुछ अनुच्छेद बढ़ा सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है, या किसी को रिपील कर सकती है, निरसन कर सकती है, हटा सकती है? तो ये तीनों माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है, ये तीनों लिखा हुआ है। निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा संसद परिवर्तन या निरसन के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद हुआ था 1973 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। आप ये सब तो करके संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। केशवानंद भारतीवाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें डेट भी, ये भी और ये भी। केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था? 1973 में। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है? जैसे भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, तो लोकतंत्र और गणराज्य, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, फंडामेंटल राइट्स और नीति निरपेक्षत्व में अंतर संबंध। तो ऐसे करके बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अब न्यायालय को बेसिक स्ट्रक्चर न्यायालय के द्वारा दिया गया। अब हर बार ये बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर जो भी परिवर्तन संविधान में किया जाता है संसद के द्वारा, उसका जुडिशियल रिव्यू करती है। जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा? जुडिशरी करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, है ना। सर्वोच्च न्यायालय क्योंकि क्या है? संविधान का लास्ट इंटरप्रीटर है, अंतिम व्याख्याकार, संविधान का संरक्षक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों के माध्यम से संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? मनी बिल, ठीक है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, यह कथन सही है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में पुनः स्थापित मतलब पहले रखना। धन विधेयक याद रखेंगे, लोकसभा से गुजरने के बाद ही राज्यसभा में प्रस्तुत की जाएगी। इंट्रोड्यूस राज्यसभा में धन विधेयक नहीं हो सकता, यह कथन भी सही है। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है, कौन से विधेयक को? धन विधेयक को, या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। यह कथन भी सही है। राज्यसभा का बहुत सीमित अधिकार है धन विधेयक के लिए। राज्यसभा का सीमित अधिकार, ऐसा क्यों है? क्योंकि धन शासन के संचालन के लिए आवश्यक है। शासन का संचालन या सरकार का गठन लोकसभा में बहुमत के आधार पर होता है, इसलिए लोकसभा की शक्ति ज्यादा है धन विधेयक के संबंध में, है ना। धन विधेयक का मूल संबंध होता है संचित निधि से धन निकालने के लिए। अब भाई संचित निधि से धन निकाल ही नहीं पाएगा लोकसभा, तो सरकार का संचालन कैसे होगा? इसलिए सुझाव, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, ये बात सही है। और 14 दिन तक ये धन विधेयक को रोक सकती है, ऐसा उल्लेख है। और अगर 14 दिन से ज्यादा रोकती है तो दोनों सदनों से बिल को पास मान लिया जाता है। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही। आपको कौन से सही है ये बताना था, तो तीनों सही हैं।
ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव, रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन, प्रस्ताव विचाराधीन हो, वह पीठासीन नहीं होगा। पहला, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा, वह प्रस्ताव पर प्रथम मत देने का अधिकारी नहीं होगा। अब ये सवाल को आप कॉमन सेंस से बना सकते हैं, जैसे कि अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ, तो जिसको हटाया जा रहा है वो उस सदन की बैठक की अध्यक्षता तो नहीं कर सकता ना। पीठासीन मतलब होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जिसको हटाया जा रहा है वो तो खुद निर्णय नहीं लेगा, है ना, वो तो पक्ष में रहेगा और विपक्ष में रहेगा सदन। ठीक है, तो ये बात सही, वह पीठासीन नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। अब जिस जो एक पक्ष है, अब उसको बोलने का अधिकार ही नहीं होगा, तो अपना पक्ष रखेगा कैसे? ये तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट बात हो जाएगी ना। इसलिए उसे बोलने का अधिकार होगा। किसी को भी सुनवाई का अधिकार तो देना पड़ेगा ना। इसलिए कथन गलत है। वह प्रस्ताव पर प्रथम मत देने का अधिकारी होगा, क्योंकि वो अध्यक्ष उस सदन का सदस्य होता है, इसलिए प्रथम मत देने का अधिकारी होगा। नहीं होगा इसमें दिया, इसलिए ये कथन भी गलत हो जाएगा। प्रथम मत देने का अधिकारी होगा। अब प्रथम मत मतलब कुछ और मत होता है, एक होता है निर्णायक मत। निर्णायक मत तब दिया जाता है जब पक्ष और विपक्ष, कोई भी बिल पेश हुआ, इसके पक्ष में इतने लोग वोट करेंगे, विपक्ष में इतने लोग वोट करेंगे, जब दोनों वोट बराबर हो जाएगा, टाई की स्थिति आ जाएगी, तब निर्णायक मत दिया जाता है। और निर्णायक मत उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें मत देने के बाद बिल पारित हो जाएगा, एक पक्ष भारी हो जाएगा, है ना, तो वो प्रथम मत देने का अधिकारी होगा। और याद रखिए, निर्णायक मत पीठासीन अधिकारी देता है ना। तो प्रथम मत देने का अधिकारी नहीं होगा लिखा है, इसलिए ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो वो पीठासीन नहीं होगा, ये कथन, केवल एक कथन सही है यहाँ पर। और यहाँ पे आपको विचार कीजिए और सही चुनना है, इसलिए केवल एक सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं? लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करना। दूसरा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तीसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करना, अनुमोदन दोनों सदन द्वारा किया जाता है, ये एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा नहीं है। राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। उसके बाद दोनों सदनों में से 1 महीने के अंदर उसका अनुमोदन करना होता है। तो इसमें दोनों सदनों को समान शक्ति है, इसलिए ये इसका एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। दूसरा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये इसका एक्सक्लूसिव पावर है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद और विधायिका को आप मान सकते हैं लोकसभा। ये 75(3) अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में ये बात लिखी गई है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा। ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, है ना, इसलिए ये इसका एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा का। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये भी दोनों सदनों का पावर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, इसलिए ये आंसर भी ये विकल्प भी गलत है। राष्ट्राभियोग पर महाभियोग दोनों सदनों में चलाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये महाभियोग जो शब्द है, ये सिर्फ राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अन्य किसी को भी उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग, इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है।
और राष्ट्रपति, ये महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे, आसान है, पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही महाभियोग का प्रस्ताव पास होता है, दोनों सदनों में से, ठीक है ना। अब इसमें भी राष्ट्रपति को अपना मत रखने का, अपना पक्ष रखने का अधिकार तो होगा ही। खैर, लोकसभा की अनन्य शक्तियां केवल 2 है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, लोक भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेलो। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है, लैप्स हो जाता है, ऑन इट्स डिसोल्यूशन, ये बात सही है। लोकसभा में कोई लंबित विधेयक है और तो लोकसभा का अगर विघटन होगा तो ये विधेयक लैप्स हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाता है, ये बात भी सही है। लोकसभा द्वारा पारित है और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाएगा। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की सूचना दे दी है, लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है, ये सही नहीं है। अगर सूचना दे दी है, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है, ठीक है ना। ये कथन सही नहीं है। अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने की सूचना दे दी है तो लोकसभा के विघटन हो जाने पर भी बिल व्यवगत नहीं होगा। तो कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। सत्रावसान के लिए और सत्र बुलाने के लिए भी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की परामर्श की आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं है लिखा है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। ये बात सही है। सत्रावसान, प्रोरोगेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात ही किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है। संविधान में इसका कोई वर्जन नहीं है। सत्रावसान अगर मंत्रिपरिषद बोल दिया सत्रावसान करना है तो सत्रावसान करना है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करते हैं, तो ये कथन भी सही है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है, ये बात भी सही है। लोकसभा का विघटन असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर किया जाता है। प्रथम बैठक से 5 साल के बाद या 5 साल जैसी होती है, डिसॉल्व किया जाता है मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही। तो 2 और 3 इसमें से सही है। आपको सही बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एक तथ्यात्मक है, ये 10th शेड्यूल में इसके बारे में प्रोविजंस हैं। 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची में, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से
1985 में। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक, नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर या नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ दिस हाउस सदन में नियुक्त होने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। ये कानून ये बताता है कि कोई सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर, 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, तो उसका नॉमिनेशन या सदस्यता रद्द नहीं होगी। 6 महीने के बाद अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, शामिल नहीं हो सकता लिखा है, इसलिए यह कथन गलत है। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर, कौन सा कानून? दल बदल विरोधी कानून, जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामले का निर्णय करना होता है। मतलब पीठासीन अधिकारी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम का। ये बात सही है। कौन सा सही है ये बताना है आपको, तो केवल 2 सही हैं इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। ये कथन ठीक है। ये अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है, सत्र के बारे में, सत्र अवसान के बारे में और सदन के वीक्षण के बारे में, है ना। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, ये कथन गलत है। भारत का संविधान सत्र कितने होंगे ऐसा कोई प्रावधान नहीं करता, लेकिन 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान करता है। ठीक है, मतलब एक सत्र चल रहा है तो उसका लास्ट बैठक, उसके बाद दूसरे सत्र का प्रथम बैठक के बीच में जो समय रहेगा वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि परंपरागत रूप से 3 बार सत्रों का आयोजन किया जाता है। बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र, फिर शीतकालीन सत्र। 1 वर्ष में तीसरा विकल्प देखिए, 1 वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जितने दिन संसद का चलना आवश्यक है। ये सही बात है, दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, इसलिए 1 और 3 सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? मतलब राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां समान हैं। नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के विषय में नहीं, संविधान में संशोधन करने के विषय में। आपको अगर आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, और इसको पेज बढ़ा के आप देखिए। सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। देखिए, नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के विषय में राज्यसभा को अधिक शक्ति है लोकसभा से। राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत नई अखिल, नहीं सॉरी, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करने के लिए संसद को शक्ति दे सकती है ना। ऐसा लोकसभा को यह अधिकार नहीं है। राज्यसभा 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करने के लिए किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए या 2 से अधिक राज्यों के लिए, तो इसमें राज्यसभा को अधिक शक्ति है। संविधान में संशोधन करने के शक्ति, देखिए संविधान में संशोधन करने के विषय में दोनों की समान शक्तियां हैं, लेकिन ऐसा क्यों है भाई? संविधान में संशोधन करना है, राज्यसभा राज्यों का सदन है, लोकसभा लोगों का सदन है, तो संविधान में संशोधन हम राज्य की उपेक्षा करके तो नहीं कर सकते। इसलिए राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति दी गई है संशोधन करने में जितना लोकसभा को है, क्योंकि संविधान में पूरा संशोधन करना है जिसका प्रभाव पूरा
देश पर पड़ेगा, है ना। इसलिए उसको डिमेन ना हो, इसलिए राज्यसभा को भी उतनी शक्ति दी गई है जितना लोकसभा की है। ठीक। सरकार को हटाने के विषय में, भाई सरकार तो लोकसभा में बहुमत के हिसाब से चलता है ना। लोकसभा में जिसको बहुमत मिलती है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करते हैं। सरकार के गठन में राज्यसभा का रोल नहीं है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में, कटौती प्रस्ताव भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें भी लोकसभा का रोल है। इसमें आंसर आ जाएगा संविधान संशोधन में दोनों की शक्ति समान है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताना है आपको, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, सही नहीं है मतलब क्या है? गलत है, रॉन्ग है। नॉट करेक्ट मीन्स रॉन्ग। ए, किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा जब उसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस होगी। उसमें केवल कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियम से संबंधित प्रावधान हो। बी, धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड एवं कंसोलिडेटेड फंड की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। सी है, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। एंड डी है, धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। तो ये डी ऑप्शन धन विधेयक के मामले में आपको गलत चुनना है, ये सब सही कथन है। डी, धन विधेयक भारत सरकार द्वारा उधार लेने, अब उधार लेगा, ये पैसा कहाँ जाएगा? संचित निधि में जाएगा, ठीक है ना। तो ये धन विधेयक से इसका संबंध है। लेकिन धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड 267, ये राष्ट्रपति के अधीन रहता है ये फंड, ठीक है ना। समय समय पर उस पर पैसा डाला जाता है ताकि अनहोनी के समय इसका आकस्मिक जब स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है, तब इसका व्यय किया जा सके। तो इसके लिए धन विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो उसके लिए धन विधेयक पारित करना अनिवार्य है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत है, बाकी सब कथन सही है, ठीक है ना। और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है कि कौन कौन से बिल कि बिल में क्या क्या प्रावधान रहेंगे तो धन विधेयक होगा। यही सब प्रावधान है उसमें, कर का लगाना, कर को कम करना, बढ़ाना, घटाना। अब एक सवाल ये है, धन विधेयक वित्त विधेयक में कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय याद रखेंगे लोकसभा का स्पीकर करता है। ये धन विधेयक है या नहीं, उसके विवेक का विषय है। आधार कार्ड आप जानते होंगे, आधार कार्ड को एज मनी बिल पारित कर अधिनियम बनाया गया था। क्योंकि उसमें भी धन विधेयक जैसे गुण बता दिए गए और ये स्पीकर साहब को जज गया, तो आधार अधिनियम बन गया, ठीक है। तो याद रखना कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय अध्यक्ष करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही नहीं है। यहां पे भी आपको क्या बताना है? गलत को बताना है। केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित कर सकती है, अभी हमने देखा था कि राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित नहीं कर सकती। राज्यसभा की धन विधेयक के संबंध में बेहद लिमिटेड शक्ति है,
ठीक है। और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती, एक फैक्ट है, ये बात सही है, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, ये सही बात है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, क्योंकि राज्यसभा के संदर्भ में धन विधेयक की बहुत सीमित शक्ति होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा या देंगे। तो विधानसभा का अध्यक्ष होने के लिए जरूरी है कि वो सदन का सदस्य हो। तो ये कथन सही है, आपको सही बताना है। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है, वेकेंट द ऑफिस इमीजिएटली, नहीं, तुरंत नहीं करता है, पहली बैठक से जस्ट पहले करता है। नया जब चुनाव विघटन होगा, नया चुनाव होगा, तो जो पहली बैठक होगी उसके जस्ट पहले क्या करेगा, वो त्याग पत्र देगा। उसके पहले त्याग पत्र नहीं, उसके पहले रिक्त करेगा। ठीक है, तो ये गलत है, केवल एक सही है। प्रोटेम स्पीकर बनने से पहले ये अपना पद रिक्त करते हैं, फिर प्रोटेम स्पीकर बनते हैं जो नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है, और प्रोटेम स्पीकर सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार का अंतर्निहित सिद्धांत। चूज द वन स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये ऑप्शन है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये उसका मंत्रिमंडल स्वरूप सरकार का ये अंतर्निहित सिद्धांत ये व्यक्त कर रहा है। या सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार। और डी है उस शासक अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण शिथिल अवस्था में है। तो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार, याद रखेंगे संसदीय लोकतंत्र में हम जानते हैं कि मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति। तो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार में अंतर्निहित सिद्धांत को यह बता रहा है कि अब वो लोकसभा है, वो जनता के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसभा, लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। और मंत्रिमंडल का जो मंत्रिपरिषद है ये ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय स्वरूप के सरकार के शासन का प्रमुख लाभ क्या है। संसदीय शासन का प्रमुख लाभ क्या है। तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऐसा करते हैं क्या, कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से नहीं कार्य करते। हमने देखा था कि इसमें एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के ही बहुमत प्राप्त दल से बनता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते, ये इसका लाभ नहीं है। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। देखते हैं, आगे देखते हैं। सी है इसमें, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो प्रमुख लाभ यही है वैसे इसका कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है।
क्योंकि विधायिका लोगों के प्रति उत्तरदायी है। विधायिका के सदस्य को हम चुनते हैं, जनता चुनती है। विधायिका के सदस्य को जनता चुनती है। जनता जिनको चुनती है उसी में से जिसको बहुमत मिलता है वो कार्यपालिका का निर्धारण करते हैं। इसलिए सबसे प्रमुख लाभ मतलब विधायिका का पूरा कंट्रोल कार्यपालिका पे, जिसको हम संकीर्ण अर्थ में सरकार कहते हैं, है ना। जैसे संसद का भी नियंत्रण, लोकसभा का नियंत्रण अभी एनडीए सरकार हम बोल देते हैं उस पे है, क्योंकि यहीं पे विधायिका पे ही उनको अपना हर बार बहुमत बिल पारित कराने के लिए यहीं पे बहुमत की आवश्यकता होती है लोकसभा में, ठीक है ना। हमारे यहाँ विधायिका विधायिका तो केंद्रीय विधायिका संसद है, लेकिन हमारे यहाँ कार्यपालिका जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन आ सकता है कि विधायिका कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति। मूलतः हमारे यहाँ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है ना। संसद के प्रति उत्तरदायी, ये अगर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है या संसद के प्रति उत्तरदायी है, ऐसा दोनों ऑप्शन रहेगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये विकल्प को आपको प्राथमिकता देनी है, ठीक है। भारत की संसद किन किन साधनों द्वारा मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिपरिषद के कार्य पर नियंत्रण मतलब सरकार के कार्यों पर नियंत्रण, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। अब प्रश्नकाल है, स्वाभाविक है इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, तो प्रश्न पूछकर ही किसी पर नियंत्रण रखा जाएगा, ये बात भी सही है। अच्छा, प्रश्नकाल याद रखेंगे 11 से 12 बजे तक होता है। अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कब पूछेंगे, तारांकित प्रश्न में। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा जाता है तारांकित, अतारांकित। तारांकित प्रश्न में मौखिक जवाब दिया जाता है, तो तुरंत आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके द्वारा भी मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण किया जाता है। अच्छा, जब सदन की बैठक होती है तो सदन में खाली सरकार नहीं होते ना भाई, उससे बाकी सब सदस्य होते हैं, वो लोग सवाल पूछेंगे, मंत्री जो सरकार का संचालन कर रहे हैं वो लोग को जवाब देना रहता है। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव याद रखेंगे लोकसभा में लाया जाता है, 50 सदस्यों के अनुसमर्थन से लाया जाता है ये। और ये प्रस्ताव रखा तभी जाएगा जब अध्यक्ष इसकी अनुमति देंगे, अध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य। तो ये तीनों के माध्यम से सदन, भारत की संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किनके द्वारा दाखिल किया जा सकता है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए, है ना, नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा। भाई निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कि मिनिमम अर्हता तो चाहिए ना, तो ये नहीं आएगा, है ना, ये कॉमन सेंस, इसको आप काट सकते हैं। जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल की जा सकती है। वहां के किसी भी निवासी द्वारा कैसे कर देंगे, उसके लिए भी अर्हता जरूरी होगी ना, कि वो 25 साल का हो, 30 साल का हो, मतदाता सूची में उसका नाम है कि नहीं, कि ऐसी निवासी है। तो अर्हता को जब तक कंप्लीट नहीं करेगा कैसे नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। और डी है, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। अब किसी भी नागरिक द्वारा बोल देंगे तो उसमें भी नागरिक भाई 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, 18 साल का भी होता है, 20 का भी होता है, 25 का भी होता है। हम जानते हैं कि लोकसभा अगर मेंबर बनना है तो आपको मिनिमम इतना 25 साल की आयु चाहिए, और राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है आपको तो 30 ईयर का एज चाहिए, ठीक है। यही क्राइटेरिया है, तो नागरिक तो ऐसे बाहर हो जाएगा, यही बाहर हो जाएगा। अब इसमें एक ही विकल्प बच गया, लेकिन याद रखेंगे जिसका नाम किसी मतदाता सूची में है वही कर सकता है दाखिल। अब यहां सवाल यह है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची, मान लिया मुझे बिहार के लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करना है, तो क्या मैं छत्तीसगढ़ का इंसान होकर बिहार में दाखिल कर सकता हूं। मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो क्या महाराष्ट्र में या अदर देन छत्तीसगढ़ क्या मैं दाखिल कर सकता हूं नॉमिनेशन फॉर्म। यस, लोकसभा के लिए जरूरी नहीं है
कि आप जिस क्षेत्र के निवासी हैं उसी क्षेत्र में आप लोकसभा का मेंबर बने। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी नॉमिनेट मतलब नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। राज्यसभा का मेंबर भी पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी चुना जा सकता है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। जरूरी नहीं है कि वो उसी राज्य से संबंधित हो जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। तो भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचक क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। लेकिन अब मतदाता सूची में नाम है ये दाखिल, ये सबसे क्लोजेस्ट आंसर है। मतदाता सूची में नाम तो 18 साल के बाद हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही है, लेकिन आपको 25 साल का होना पड़ेगा तब आप करेंगे, ठीक। चलिए, अगर इस सवाल में एक और ऑप्शन रहता इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आपको लगाना पड़ता, क्योंकि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है बोलेंगे तो ये सही, पूर्णतः सही बात नहीं है। क्योंकि 18 वर्ष से 25 वर्ष या 25 वर्ष तक, 25 वर्ष आयु पूरा नहीं किया है वो भी लोकसभा के लिए नामांकन फॉर्म दाखिल नहीं कर सकते ना। खैर, अभी इसका आंसर सी होगा। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के चुनाव में, हेलो, जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% प्राप्त करना अनिवार्य है, पहला कथन। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। तो लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले और लड़कर जीतने वाले प्रत्याशी को 50% प्राप्त करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। जिसको सबसे ज्यादा मत मिलता है, जैसे 100 वोट हैं, 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक को 30 मिल गया, बाकी को 10, 15, 20 मिला है, तो 30 मत वाला जीत जाएगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यहाँ पे ये है, सबसे ज्यादा जो स्कोर मिलता है वो जीत जाता है। इसलिए यहाँ पे अभी जो सरकार चल रही है इंडिया नहीं बीजेपी की, उसको भी 37% वोट मिला है, फिर भी उन्होंने गठबंधन बना के सरकार चला रहे हैं। मतलब 100 में से 37 सिर्फ, और पूरे गठबंधन को भी जोड़ लेंगे तब भी 45% लोगों का समर्थन है, सदस्यों का समर्थन है, मतलब वोटिंग परसेंट में 45%। सीट कैसे भी करके, मतलब बहुमत है लोकसभा में तभी वो सरकार चलती है। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, कभी भी जो सरकार भी संचालित होती है ज्यादातर समय उनको भी विपक्ष से टोटल मिलाकर कम ही सीट मिला, कम ही वोट परसेंट मिला होता है। जैसे एक विधायक को मान लो किसी विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख वोटर हैं, तो कोई विधायक 1 लाख वोट पाके भी विधायक बन सकता है। 2 लाख वोटर ने उनके विरोध में वोट दिया है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है वो जीत उसकी होती है। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। ये कथन, भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये परंपरा है। ये आधा कथन अपने आप में सही है, लेकिन ये भारत के संविधान में ये उपबंध है बोल दिया, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें सही कथन आपको चुनना है, इसमें केवल एक सही है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा सही है ये बताना है। पहला कथन है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 स्थान पर व्यवगत हो जाता है। ये बात सही है। लोकसभा में कोई बिल है, 17 स्थान पर व्यवगत हो जाता है, नहीं, ये गलत है। 17 स्थान पर व्यवगत नहीं होगा, अगर विघटन हो जाता है लोकसभा का तब व्यवगत होगा, ठीक है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा।
ये बात सही है, राज्यसभा में लंबित है जो, और लोकसभा ने इसको पारित किया भी नहीं अब तक, तो लोकसभा के विघटन पर उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अवगत नहीं होगा। तो आपको सही उत्तर चुनना है, तो केवल 2 सही है इसमें। देखिए 17 अवसान अलग चीज होता है ना। 17 अवसान क्या होता है? सत्र का अवसान। अब अगली बैठक फिर से होगी तो पास हो जाएगा, उसमें क्या है। लेकिन विघटन होती है तो बात अलग है, विघटन में नए मेंबर आ जाते हैं ना। ठीक। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधायी शक्ति प्राप्त कर लेती है। ये हमारे देश की एकात्मक लक्षण को दिखाता है कि संसद ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसको राज्य सूची के विषय में भी कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, यदि इसके लिए एक संकल्प। अच्छा, संकल्प क्या होता है? एक होता है बिल, जो पास होता है तो बन जाता है एक्ट, इस पर चर्चा होती है, कुछ संशोधन होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये पार्लियामेंट से पास होती है तो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ये होता है विधेयक, ये होता है अधिनियम। लेकिन संकल्प क्या होता है? ये होता है पूर्ण विधेयक। इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं होती है, न संशोधन की आवश्यकता होती है, ये सीधा जाता है। और संकल्प अपने आप में पूर्ण विधेयक होता है, इसमें चर्चा और संशोधन की गुंजाइश नहीं होती, ये सीधा पास होता है और एक्ट बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज पास्ड। ठीक। तो लोकसभा द्वारा अपनी पूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। बी है, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, तब संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है। सी है, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए कोई संकल्प तब। या डी है, राज्यसभा द्वारा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम 2/3 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। डी ऑप्शन इसका सही है। इसका उल्लेख है अनुच्छेद, बहुत ध्यान से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अनुच्छेद 249। राज्यसभा में उपस्थित मेंबर के प्रेजेंट एंड वोट का 2/3 से अगर ये संकल्प पारित हो जाता है तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधायी शक्ति प्राप्त कर लेती है 1 साल के लिए। ठीक है ना, 1 वर्ष के लिए संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है। अनुच्छेद 249 याद रखेंगे, राज्यसभा द्वारा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। हमने देखा था कि राज्यसभा का बहुत लिमिटेड पावर है धन विधेयक के संदर्भ में, इसलिए ये कथन सही है। अच्छा, इसमें डाउट किया जाता है बच्चों को कि उसमें संशोधन तो कर सकती है, फिर उसको राज्यसभा माने लोकसभा माने या ना माने तो इसे क्या मतलब होगा। अरे भैया, जब वो संशोधन कर दिया और संशोधन का कोई महत्व नहीं है, मतलब यह है कि उसका अधिकार नहीं है। ठीक। राज्यसभा में जैसे धन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में गया, उसको कुछ सुधार कर दिया, उसको लगा, उस चर्चा की वो लोग, उसमें कुछ सुधार कर दिए। अब उस सुधार को मानना नहीं मानना अगर लोकसभा पे डिपेंड करता है, मतलब उसके सुधार करने का क्या मतलब, क्या वैल्यू, उसमें शक्ति नहीं है। वो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं, लेकिन सुझाव तो सुझाव है ना। इट इज नॉट कंपल्सरी कि राज्य की लोकसभा उसको माने। ठीक है ना। खैर, ये तो पहला सही है। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये बात भी सही है। अनुदान की मांगों पर, अनुदान का मांग मतलब सीधा पैसे की बात है, पैसे की बात में राज्यसभा की बहुत लिमिटेड शक्ति है। ठीक है, अनुदान की मांग हर विभाग के द्वारा किया जाता है, चर्चा कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये एक्सट्रीमिस्ट कथन है, चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा करने में क्या गुंजाइश है भाई, क्या हर्ज क्या है। हाँ? चर्चा तो हो ही सकती है ना, मतदान नहीं हो सकती ऐसा बोलते तो बात अलग होती, चर्चा हो सकती है, चर्चा होने में कोई बुराई नहीं है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, चर्चा नहीं हो सकती बोला, चर्चा हो सकती है। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को सामान्य भाषा में बजट कहते हैं।
इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में दिया है। याद रखेंगे, बजट को राष्ट्रपति दोनों सदनों के मध्य रखवाता है। हालांकि आप देखते हैं कि डायरेक्ट राष्ट्रपति दिखाई नहीं देते, वित्त मंत्री के माध्यम से वो बजट, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रखवाता है दोनों सदनों के समक्ष। ठीक है, तो चर्चा राज्यसभा में होती है, लेकिन मतदान लोकसभा में होती है। क्यों? फिर से बताया कि पैसे का मामला है और लोकसभा के बहुमत से सरकार का संचालन होता है। ठीक है ना, इसलिए अगर बजट पारित नहीं होगा तो क्या होगा? बजट पारित नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि जो सरकार चल रही है उसका लोकसभा में बहुमत है ही नहीं, विश्वास नहीं है। ठीक है ना, सरकार मुसीबत में पड़ जाएगी, विश्वास उसको हासिल करना पड़ेगा, सरकार को त्याग पत्र देना पड़ जाएगा अगर बजट पारित ना हुआ तो। ठीक, अब बजट पारित ना होना मतलब सीधी सी बात ना, बहुमत खो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल of a state can be larger than half the strength of the legislative assembly of that state। विधान परिषद का आकार विधानसभा के आकार का 1/2 से अधिक बड़ी हो सकती है। ये सीधा तथ्य की बात है, नहीं हो सकता, 1/3 से बड़ा नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 1/3। ठीक है, 1/3 से बड़ी नहीं हो सकती। सॉरी, यहाँ पे साइन उल्टा लग गया भाई, 1/3 को बड़ा करेंगे, अब सही है। 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्दिष्ट करता है। इतना शक्ति नहीं है राज्यपाल साहब के पास कि वो विधान परिषद के सभापति को नॉमिनेट कर दे। विधान परिषद के सदस्य खुद अपने में से अपना अध्यक्ष चुनते हैं। भाई, विधान परिषद के सदस्य कुछ चुने हुए होते हैं, उसके अध्यक्ष कोई नॉमिनेट करके बना देगा? ये तो बेसिक डेमोक्रेसी के अगेंस्ट चली जाएगी। ठीक है, तो ये कथन गलत है, और ये कथन भी बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, 1/3 तक होती है, 1/3 तक। जैसे कहीं, जैसे हमारे यहाँ 90 है। अच्छा, विधान परिषद कहाँ कहाँ है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना, विधान परिषद छत्तीसगढ़ में है या एमपी में, कहाँ कहाँ है ये आपको बताना है। और जैसे हमारे यहाँ 90 है सीट विधानसभा का छत्तीसगढ़ में, तो इसमें मैक्सिमम हो सकता था अगर विधान परिषद यहाँ रहता तो 30, 1/3। ठीक, तो दोनों कथन गलत है, तो कौन सा सही है? तो कोई भी सही नहीं है, तो हमारे लिए विकल्प हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि ये आप जानते हैं, बार बार इस बात को बताया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये संसदीय प्रणाली का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का फाउंडेशन है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 75(3) में है। आगे बढ़ते हैं, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रिफर किया जाता है तो किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? हमने कई बार, मैं बेसिक बहुत सारी क्लास, मतलब 7-8 क्लास ले चुका हूँ पॉलिटी का, संयुक्त बैठक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में और बहुत शॉर्ट टाइम में क्लासेस हो चुकी हैं। आप समय अगर आपको इजाज़त दें तो उसको ज़रूर घूमते खाते पीते आप देख सकते हैं। जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो याद रखेंगे, उपस्थित तथा मत देने वालों की साधारण बहुमत से बिल पास होता है। हमने ये भी देखा कि संयुक्त बैठक कितने बार हुई, कौन कौन सा बिल उसमें पास हुआ है। ठीक है ना, संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने अभी कुछ देर पहले देखा था शायद, कि अनुच्छेद 108 में दी हुई है, और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से पास होता है। संयुक्त बैठक जब भी होता है, इसमें राज्यसभा के मेंबर कम होने के कारण उसकी महत्व में गिरावट आ जाती है।
ठीक है ना। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बार बार वही पढ़ रहे हैं अपन लोग। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकते, बात सही है, क्योंकि जिसका विश्वास पाके सरकार बनी है वही तो अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। करेक्ट। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं, ये बात सही है। ये लोकसभा का नियम होता है, उसमें इसका उसमें भी इसका उल्लेख नहीं है, उसमें विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो एक और दो दोनों। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तत्पश्चात क्या होगा? धन विधेयक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वेदर इट्स बिलोंग टू यूपीएससी और एनी पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। तो अब याद रखेंगे कि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन या कैसे भी संशोधन करती है तो क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा के अनुसंधान को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, तो लोक पहला इसमें विकल्प क्या है? लोकसभा राज्यसभा के अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। भाई लोकसभा को इसमें ज्यादा शक्ति है ना। हेलो, ये गलत है। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। याद रखेंगे इस बात को कि धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो लोकसभा चाहे तो उसके अनुशंसाओं को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही है, बार बार हमने इसको पढ़ा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में ही एक विधेयक की प्रस्तुति द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा कथन है, यदि ऐसा संविधान संशोधन संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाना आवश्यक है। बताएंगे। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की प्रस्तुति द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही देखा था कि भाई संविधान संशोधन में दोनों सदनों की शक्ति बराबर है, तो ये केवल लोकसभा में बोल दिया इसलिए ये कथन गलत है। और अगर संविधान संशोधन करना है, उस बिल में अगर संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग की गई है या फेडरल स्ट्रक्चर से उसका संबंध है, तो अनुसमर्थन एटलीस्ट हाफ स्टेट का चाहिए, आधे राज्यों का। अभी 28 राज्य है, कम से कम 14 राज्यों का। सभी राज्यों का अगर अनुसमर्थन चाहिए होगा तब तो संविधान संशोधन करना, संघीय ढांचे में कोई बदलाव लगभग नामुमकिन हो जाएगा, है ना। तो ये कथन भी गलत है, सभी राज्यों का नहीं, एटलीस्ट हाफ स्टेट उसको क्या करे, रेटिफाई करे, रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो दोनों कथन गलत है, तो कौन सा सही है? विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, संसद बना सकती है। संसद के पास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है, एक्सक्लूसिव पावर है। सभी राज्यों की सहमति से जरूरी नहीं है, ऐसे में दिक्कत होगा। बहुमत राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से भी वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में या संपूर्ण भाग में लागू कर सकती है। ठीक, ये एकात्मक लक्षण है हमारे संविधान का, ये एकात्मक लक्षण है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए हमें उनकी सलाह सुन सकते हैं, मानना बाध्यकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है?
कौन सा प्रिंसिपल आर इंस्टीट्यूशनली इम्प्लाइड इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सैद्धांतिक तौर पर यह बात सही है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। बिना संसद के सदस्य रहे भी 6 महीने तक मंत्रिमंडल के सदस्य आप बन सकते हैं, लेकिन आपको संसद का सदस्य आज नहीं तो 6 महीने के बाद बनना ही पड़ेगा। यह कथन सही है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, नॉर्मली होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रियों को मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है ना, मंत्री परिषद को। मंत्री परिषद को हम जानते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व इनका लोकसभा के प्रति होता है। तो संसद का जब तक इन पर विश्वास है तब तक वे पद पर बने रहते हैं। कथन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। हेड ऑफ द स्टेट इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कथन गलत है। द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर। बट द हेड ऑफ द स्टेट इज हियर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। इसी को आप नॉमिनल हेड भी कहते हैं, नॉमिनल हेड। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होने के नाते कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अगर पूछ दिया जाए तो वास्तविक प्रमुख कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है अपने को? संस्था के रूप में निहित है कौन सा सिद्धांत? तो ये तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है तो जिसमें एक दो होगा वो सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें से सही है। आगे बढ़ते हैं, कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, ठीक है। राज्यसभा का सभापति आप जानते होंगे कौन होता है? नन अदर देन डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जिसको अपने पद का कोई भी वेतन भत्ता नहीं मिलता भैया। या राज्यसभा का सभापति होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसी का इसको वेतन भत्ता इमोलमेंट्स मिलता है। लेकिन ये राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये बात सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपसभापति उस सदन के सदस्य होते हैं, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का या सदन का सदस्य नहीं होते बोलते तो ये कथन सही था, लेकिन उपसभापति वो राज्यसभा के सदस्य ही अपने में से चुनते हैं, इसलिए ये सदस्य होते हैं। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, सही बात है, उन्हें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ये बात ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। आपको सही चुनना है तो केवल दूसरा सही है, तो केवल दो सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। ये तथ्यात्मक चीज है। लोकसभा की संसदीय लोक लेखा संसदीय समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ये बात याद रखेंगे, इट इज फैक्ट। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। इट एग्जामिन्स द एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की भी जांच करती है। ये बात भी सही है। 2 और 3 सही है। आपको सही ये बताना था तो केवल 2 और 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 पेज की टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसको मित्र बोला जाता है, लोक लेखा समिति को सीएजी का मित्र बोलते हैं, ठीक।
निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए गए हैं? कौन सा विशेषाधिकार, मतलब ऐसे अधिकार जो लोकसभा को नहीं होंगे, यही इसके विशेषाधिकार होंगे, है ना? तो ए, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, ये राज्यसभा का विशेषाधिकार है क्या? ऐसा नहीं है। बी, संसद को राज्य सूची के विषय में नियम बनाने और अधिक अथवा अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने में सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि संसद को राज्य सूची के विषय में नियम बनाने के लिए अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह एक्सक्लूसिव पावर है, और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने के लिए भी राज्यसभा को, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को पावर है कि वो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से एक बिल पारित करे, और संसद को यह शक्ति दे दे कि वो राज्य सूची के विषय में नियम बनाए और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए भी प्रस्ताव दे सकती है। राज्यसभा संसद को शक्ति दे सकती है, ठीक है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना, ये नहीं है। अब एक ही आंसर होगा इसमें से, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, ये सब नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा का अध्यक्ष पद, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नो। ये भी बहुत ही कॉमन सेंस की बात है भाई। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य बनता है, तो लोकसभा का सदस्य मिलकर ही लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। राष्ट्रपति काहे को चुनेगा उसको? ये तो डेमोक्रेसी के फिर से बुला अगेंस्ट हो जाएगी ये बात। और उसको हटाने के लिए, अगर इसको हटाना है तो इसमें लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों की बहुमत से हटेगा, ये प्रस्ताव पारित करेंगे। ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए बशर्ते 14 दिन की पूर्व सूचना इनको देनी पड़ेगी कि आपको हटाया जाना है। अब उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो पीठासीन होगा कि नहीं? जब उसको हटाए जाने का प्रस्ताव देंगे तो लोकसभा अध्यक्ष ही सदन का बैठक की अध्यक्षता करेगा क्या? नहीं करेगा भाई, है ना? ये भी नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप पक्ष विपक्ष में रहेंगे तो आप पीठासीन कैसे हो सकते हैं, है ना? लेकिन उसको मतदान का अधिकार होगा क्या? मतदान का अधिकार होगा पहले। आप पहले मत दे सकते हैं, निर्णायक मत दे सकते। निर्णायक मत देता है पीठासीन, ठीक है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करते हैं, बात गलत है। दूसरा है, यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तीसरा है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। भाई निर्वाचन के समय वो सदस्य का सदस्य हो जरूरी नहीं है, बोल रहा, ये जरूरी है भैया, तभी तो उसको अध्यक्ष बनाएंगे, है ना? तो ये गलत है। त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देगा, ये बात सही है। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। आपको सही कथन का चुनाव करना है, इसमें केवल 3 सही हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ, पहला है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। यूनियन टेरिटरीज हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। ऐसा नहीं है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व उनका उनका होता है जिनके पास अपना विधान मंडल हो। तो हम जानते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली को मैं नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली लिख सकता हूं और पुडुचेरी को पुडुचेरी लिख दो। यहाँ पे भी विधानसभा है, यहाँ पे भी विधानसभा है। यहाँ पे एक सदस्य होते हैं, यहाँ पे 3 राज्यसभा में सदस्य होते हैं, 3 का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए ये कथन गलत है। निर्वाचन विवादों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। अ, ये सही नहीं है। इनका काम है निर्वाचन कराना। विवाद की स्थिति में
न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है, ये कथन गलत है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में, तो आप जानते होंगे इस बात को बेहद। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। संसद में लिखा हुआ है कि ये लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट से मिलकर बनेगी। मतलब संसद का गठन इन तीनों को मिलाकर होता है, न कि केवल लोकसभा और राज्यसभा। ये कथन गलत है, इसमें तीनों गलत है, आपको सही चुनना था इसमें। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक, बार बार संयुक्त बैठक का जिक्र हो रहा है, संयुक्त बैठक वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक का बार बार जिक्र हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बताएंगे एक संयुक्त बैठक का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है और किस किस की स्थिति में ये किया जा सकता है। तो साधारण विधेयक को पारित करने की स्थिति में संयुक्त बैठक की जा सकती है। धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मैंने इसको कारण सहित बताया है ना, कारण लॉजिक बताया है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान क्यों नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होगी तो आप कभी भूलेंगे नहीं, और कई बार बताया है। जब जब संयुक्त बैठक का जिक्र होता है मैंने बताने की कोशिश की है। तो साधारण विधेयक को पारित करने की स्थिति में ही संयुक्त बैठक कब की जाती है। संयुक्त बैठक कब की जाती है, जब एक सदन एक बिल को पारित कर दिया, दूसरे ने रोक दिया, दूसरे ने अगर 6 महीने तक रोका है तब होगा पहला। दूसरा, एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरा ने संशोधन किया, फिर से पहले ने उसको नहीं माना तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस तरीका से दोनों सदन में सहमति नहीं बनती तो संयुक्त बैठक किया जाता है। ठीक है, आज तक ये केवल 3 बार किया गया है। अब कौन कौन से बिल के लिए किया गया है आप बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बुलाई जाती है तो आंसर हो जाएगा इसमें केवल एक। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। स्थगन प्रस्ताव याद रखेंगे, फिर से हमने कुछ समय पहले देखा था, केवल लोकसभा में लाया जाता है। 50 मेंबर का अनुसमर्थन चाहिए और ये प्रस्ताव तभी प्रस्तुत होता है जब अध्यक्ष की अनुमति मिलती है। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु लाया जाता है। सी है, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती हेतु ये लाया जाता है। कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु ये प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव जब पास हो जाता है तो सरकार की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव पास होना, सार्वजनिक महत्व के विषय पर बहस करने के लिए अगर आप सहमत नहीं है, विपक्षी दल इसमें बहुमत ले आया, तो आपको विश्वास फिर से लोकसभा में हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्थगन प्रस्ताव याद रखेंगे लोकसभा में लाया जाता है। 50 सदस्यों का उसको समर्थन चाहिए। अध्यक्ष जब उसकी अनुमति देगा तभी वो प्रस्तुत होगा। और सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु ये प्रस्ताव लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। संचित निधि से धन निकालने के लिए, भाई धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन लगेगा, संसद का लगेगा, किसका लगेगा। भारत का प्रधानमंत्री तो कार्यपालिका का हिस्सा है, वो कैसे पैसे अकेले निकालेंगे। संघीय वित्त मंत्री, सवाल ही नहीं उठता है, वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, कार्यपालिका के हिस्सा है। जो जनता के प्रति जो जवाबदेह है उसका कंट्रोल रहता है पैसे पे, संचित निधि पे। जनता के प्रति जवाबदेह है लोकसभा, लोकसभा के प्रति जवाबदेह है कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद। इसलिए भारत की संसद केंद्रीय विधायिका क्या है, भारत की संसद है ना केंद्रीय विधायिका, तो उसका संचित निधि में
कंट्रोल रहता है उसका अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, उसका अप्रूवल आवश्यक है। संचित निधि पैसा निकालना कौन चाहता है? सरकार संचालन के लिए। सरकार संचालन के लिए पैसे की आवश्यकता होगी ना, तो जिसका बहुमत रहेगा सरकार बनाएगा तो वो पैसा निकाल भी लेगा, उसमें साधारण बहुमत से पैसा निकलता है विनियोग विधेयक के माध्यम से। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होता है? बजट पारित नहीं होगा तो क्या होगा? ये संघ सरकार के मामले में भी यही होगा और राज्य सरकार के मामले में भी यही होगा। बजट में संशोधन कर उसे दोबारा पेश किया जाता है। बी है सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। सी है संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है। डी है प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। बजट पारित नहीं होना कहने का मतलब यह है बजट साधारण बहुमत से पारित होता है, और साधारण बहुमत भी आपके पास अगर नहीं है लोकसभा में तो आप सरकार बनाने के संविधान में जो प्रावधान है उस वो शक्ति आपके पास नहीं है, विश्वास आपको हासिल नहीं है लोकसभा का, इसलिए आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर सकता है। अब इसमें जब शुरू में पढ़ाई करोगे तो ये आता है कि सिर्फ बजट पारित ना करा पाए और सरकार गिरने की नौबत आ जाती है। भाई सरकार गिर ही जाएगी ना। बजट पारित तभी होता है जब सदन का बहुमत आपको है। सदन का बहुमत तभी रहेगा जब सरकार, मतलब सदन का बहुमत जिसको मिलता है वही सरकार का संचालन करते हैं। अब बहुमत ही आपके पास नहीं रहा तो बजट पारित नहीं होगा। बजट पारित नहीं होना, बहुमत ना होना मतलब सीधा आपको त्यागपत्र पेश करना पड़ेगा। अभी लोकसभा का विघटन हो जाएगा क्या? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र देंगे तो लोकसभा का विघटन नहीं होगा, मंत्रिपरिषद का विघटन होगा। फिर से किसी को पूछा जाएगा भैया आप, आपके पास बहुमत है? ये विवेकाधीन शक्ति आ जाएगी राष्ट्रपति के पास कि कौन सरकार बना सकती है। अगर उनको लगेगा कि कोई भी ऐसा इंसान उपलब्ध नहीं है जिसको बहुमत मिल सकता है तब लोकसभा का विघटन किया जाएगा। ठीक है, बजट पारित नहीं होगा, यहाँ भी बजट पारित नहीं होगा तो यहाँ का मतलब राज्य सरकार का भी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो राजस्व, देखो कर ऐसा चीज है और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई प्राप्ति, कर से प्राप्त पैसा वो इनकम टैक्स हो या निगम कर हो या सरकार के द्वारा सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्ति हो, ये समूचा राजस्व जाएगा भारत की संचित निधि में। ठीक है, आकस्मिकता निधि के बारे में आप जानते हैं, कुछ फंड बनाया जाता है जो राष्ट्रपति के विवेकाधीन होता है, इसमें व्यय करना। लोक लेखा पब्लिक अकाउंट में गवर्नमेंट एज अ बैंकर काम करती है। डिपॉजिट एंड एडवांस फंड ये नहीं आएगा। भारत की संचित निधि में भारत सरकार को जितनी प्राप्तियां होती है, चाहे वो उधार के पैसे हों या वो कर लगाती हैं उसके जरिए इकट्ठा हुआ पैसा हो या अन्य प्राप्तियां, वो सब कंसोलिडेटेड फंड में आती है। कंसोलिडेटेड फंड में संचित निधि में नियंत्रण होता है संसद का, जिसको विनियोग विधेयक लगाकर, विनियोग विधेयक पास कर, विनियोग अधिनियम बनाकर उससे पैसे निकाले जाते हैं। संचित निधि का उल्लेख 266 में है, अनुच्छेद 266। आकस्मिकता निधि है अनुच्छेद 267, 267। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अटैच कर देंगे, इसको आप देख लीजिएगा। और रिवीजन करने में मेरे ख्याल से आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। ये लेक्चर अभी लगभग एक सवा घंटे का हो गया है। इसको आप फास्ट पेस में देखेंगे तो आप बहुत सारे तथ्य और बहुत सारी चीज़ें आपको शायद सीखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक मेरे साथ रहने के लिए। चैनल अगर आपको कुछ चैनल में मतलब इस वीडियो में ठीक लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड कुछ सुझाव हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। शुक्रिया।